दोस्तों कैसे हैं आप सभी। और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 विज्ञान विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और जो प्रश्न हैं वो हम एक एक करके देखते जाएंगे और इनको हम समझते भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे जो पहला नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे बोल रहा है कि आपको रासायनिक संयोजन के नियम लिखने हैं। ठीक है, रासायनिक संयोजन के आपको नियम बताने हैं। तो देखिए रासायनिक संयोजन के आपके जो दो नियम होते हैं मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं जो आपके लेवोसियर और जोसेफ प्राउस्ट ने बताए थे। रासायनिक संयोजन में जो आपका पहला नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो आपके लेवोसियर बताते हैं कि द्रव्यमान को ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है किसी एक रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, ऐसे जो निश्चित अनुपात का नियम है वो, या स्थिर अनुपात का नियम जिसको भी बोलते हैं, तो वो स्थिर अनुपात का नियम जो है वो क्या कहता है कि मान लो कोई एक यौगिक है तो वो किसी परमाणु से मिलकर बना है तो वो निश्चित अनुपात में संयोग करके बनते हैं ना। मतलब परमाणु जो निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, संयोग करते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। तो ये जो दूसरा नियम है रासायनिक संयोजन का जो है आपका स्थिर अनुपात का नियम, तो ये भी इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपसे बोल रहा है कि आपको क्या बताना है, मूल संकल्पना के बारे में बताना है या मूल कंसेप्ट जो होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए मूल जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। विलियम जो ओस्टवाल्ड थे उन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। और जो मोल होता है उसका अर्थ होता है, या लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं पाइल और हीप, जिसका अर्थ होता है ढेर। ठीक है, जैसे एक दर्जन होता है, एक दर्जन में कितने नंबर होते हैं, 12। ऐसे आपका जो एक ग्रॉस होता है उसमें कितने होते हैं, 144 संख्या होती है, 144 नंबर होते हैं। ऐसे जो एक मोल होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो वो अवोगाद्रो संख्या का जो मान है वो कितना होता है आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये अवोगाद्रो संख्या होती है जिसके बराबर एक मोल की वैल्यू को माना जाता है। और ये जो मोल होता है ये पदार्थ की मात्रा की क्या है, इकाई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। तो ये मूल कंसेप्ट हो जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपसे बोल रहा है कि आपको निम्न का आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, आणविक द्रव्यमान। तो ये ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं और बहुत सारे हमने क्लास में कराए हुए हैं। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का जो द्रव्यमान होता है वो आपका 40 होता है, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 20 है, तो उसका जो डबल होता है वो इसका द्रव्यमान होता है। तो हम लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के लिए यहाँ पे कैल्शियम का जो द्रव्यमान होगा वो 40। ठीक है, अब कार्बन का नंबर है तो कार्बन का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 12। अब किसका नंबर है, अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन आपके पास कितनी है, 3। तो इसलिए ऑक्सीजन के द्रव्यमान को आपको 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो 40 प्लस 12 प्लस और 16 थी क्या हो जाएगा आपका 48। ओके, तो हम इसको पूरे को ही क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ये तो आपका 40 हो जाता है। ओके, ये 12 है और ये कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ओके, तो ये 40 और ये 48 और 12 तो हो गए आपके कितने, 60 हो जाते हैं। और जो आपका 40 है ये आपका, इसको मैं 40 को आगे लिख देता हूँ। तो ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका 100। और ये 100 क्या निकला है आपका, यू। ठीक है, 100 क्या निकला है, यू निकला है। और ये क्या है, इसका आणविक द्रव्यमान, कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो ऐसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका भी आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको एक बार। तो देखिए सोडियम का द्रव्यमान लिख देंगे हम यहाँ पे पहले, सबसे पहले 23। और फिर हम हाइड्रोजन का लिखेंगे, हाइड्रोजन का कितना लिखेंगे, 1। ओके, अब आपके पास कार्बन है तो कार्बन का द्रव्यमान लिख दो आप, कितना आ जाएगा बताओ, 12। ठीक है, अब देखिए अब किसका नंबर है, ऑक्सीजन। पर ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन के द्रव्यमान को। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए और जो यू में यूनिफाइड जो द्रव्यमान है, यूनिफाइड इसका जो यूनिट है यू, उसमें आप इसका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है कि आपको निम्न का मूल द्रव्यमान निकालना है। अभी ऊपर हमने किसका क्या निकाला था, अभी हमने आणविक द्रव्यमान निकाला था। अभी हम निकालने वाले हैं मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 का। ये आपको C2H4 दिया हुआ है और ये CO2 दिया हुआ है। ओके, तो एक एक करके आप सबका क्या निकालेंगे, पहले जैसे हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं बिल्कुल वही प्रोसीजर है। और बस आपको लास्ट में क्या करना है, यू की जगह आपको जो यूनिट है वो क्या लिखनी है, जी लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है। ओके, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन नेक्स्ट को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, आपको निम्न को उदाहरण के सहित समझाना है जिसमें आपको समस्थानिक
परमाणु द्रव्यमान संख्या और संभारिक दिए हुए हैं। तो देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, पर जो परमाणु द्रव्यमान होता है उनका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कह देते हैं। अब यहाँ पे जो, चलिए मैं उदाहरण आपको लिख देता हूँ। जैसे आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। तो जिसमें आपका एक तो 1h1, ठीक है, एक है आपका 1h2 और एक है आपका 1h3, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये 1h3, ठीक है। ये क्या है, ये इसके 3 समस्थानिक है, मतलब एक तरीके से इसी की फॉर्म में हाइड्रोजन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों के जो परमाणु क्रमांक है 1 1 1, तीनों के परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है कि नहीं, है ना। और उनका जो द्रव्यमान है वो आपको ऊपर देखो 1 2 3 अलग अलग दिया हुआ है। तो एक ही जब तत्व के परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, है ना, और जब उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है तो हम उनको क्या कह देते हैं, समस्थानिक। चलिए तो मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आपको कार्बन का, ठीक है। कार्बन जो ये है कार्बन, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका द्रव्यमान क्या होता है आपका 12, ठीक है। चलिए, पर एक कार्बन ऐसा भी है जिसका द्रव्यमान क्या होता है आपका 14। तो ये क्या है, ये है आपका समस्थानिक, ठीक है। तो ये आपका कार्बन का समस्थानिक हो जाता है कार्बन 12 और कार्बन 14। तो वो उसके द्रव्यमान संख्या के आधार पे बताया गया है। तो ये हो जाते हैं आपके समस्थानिक। चलिए, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, आपका जो एक परमाणु होता है ना, उसका जो नाभिक होता है उसमें आपके प्रोटॉन होते हैं, ओके, और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो इसके चारों ओर क्या होते हैं, इसके ऑर्बिट्स जो सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें कौन कौन है, या इसका जो नाभिक है इसमें कौन कौन है, आपके प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ही क्या बनाते हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान तैयार करते हैं, द्रव्यमान बनाते हैं। तो चलिए, अगर परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालें हम, तो परमाणु द्रव्यमान जो संख्या होगी वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या और जो न्यूट्रॉन की संख्या है उनके क्या होगी, योग के बराबर होगी। तो जब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का हम योग कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, परमाणु द्रव्यमान संख्या निकल के आ जाती है, ठीक है। तो ये परमाणु द्रव्यमान संख्या के बारे में हो जाता है। जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके संभारिक। और संभारिक क्या होता है आपके, देखिए संभारिक जैसे आपके समस्थानिक थे ना, वैसे आपके क्या होता है, संभारिक होते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है। तो देखिए जैसे आपका आर्गन, ठीक है, एक आर्गन है और एक आपके पास क्या है, कैल्शियम है। अब अगर हम बात करें तो आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 18 और कैल्शियम का कितना होता है, हाँ कैल्शियम का आपका होता है 20, मतलब 20। तो अगर हम इसकी द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, दोनों की 40 होगी, क्या होगी 40, ठीक है। इसकी भी 40 और इसकी भी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, इसकी भी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 40, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके जो परमाणु क्रमांक है वो तो डिफरेंट है, वो तो अलग अलग है, पर जो द्रव्यमान संख्या है वो दोनों की क्या है, समान है कि नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं संभारिक, जिनको आइसो बार भी कहते हैं, ठीक है। तो वो आइसोटॉप्स हैं या आइसोबार हैं या संभारिक जिनको बोलते हैं। चलिए, तो प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं, जिसमें आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, बोर का परमाणु मॉडल को समझाना है, ठीक है। तो बोर का परमाणु मॉडल आप बना सकते हैं। ये जो बोर है इन्होंने रदरफोर्ड के जो मॉडल की जो कमियां थी उनको दूर करके अपना एक मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिस्क्रेट जो उनकी कक्षाएं होते हैं उनमें क्या करते रहते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है। और उनका जो परमाणु मॉडल है उसमें वो K L M N जो कक्षाएं हैं उनके बारे में बताता है, जिसमें K में आपका 2, L में आपका 8, M में 18 और N में 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये है आपका तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको कुछ जो तत्व दिए हुए हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, जैसे कार्बन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालने हैं, जिसमें आपके पास कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, K में तो हो जाएगा 2 और L में क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है। K में 2, L में चलिए, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोल रहा है कि आपको निम्न तत्वों का क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ दिए तत्व दिए हुए हैं, जिसमें आपको सबसे पहला दिया हुआ है कार्बन, फिर सोडियम, फिर नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन और इसके बाद सिलिकॉन, ठीक है। तो आपको कार्बन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, कितना होता है, 6 होता है।
तो इसमें जो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो इसका जो K कक्षा है उसमें कितने भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और जो L है उसमें कितने भर देंगे 4, हो गया ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 6, ओके 2,6। अब ऐसे ही सोडियम का देखते हैं, तो सोडियम का आपका परमाणु क्रमांक होता है 11। अब इसमें आपके पास इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको जो पहला कोर्स है या पहली जो कक्षा है उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, दूसरे में इसके पास 8, और तीसरे में इसके पास कितने होंगे 1। तो 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब नाइट्रोजन का देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन का जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। तो पहले में हो जाएंगे 2 और दूसरे में कितने हो जाएंगे 5, तो 2,5 नाइट्रोजन का हो जाएगा। क्लोरीन का आपका दे रखा है, तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा 2 8 7, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है 17 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा 2 8 7। चलिए अब सिलिकॉन का देख लेते हैं, तो सिलिकॉन आपका जो परमाणु क्रमांक है इसका होता है 14, ठीक है 14 इसका परमाणु क्रमांक है। तो जो 14 इसका जो परमाणु क्रमांक है उसमें आपका जो पहला कोष है उसमें कितना आ जाएंगे, पहले हम भर देंगे 2, फिर 8, और फिर कितना बचा इसके पास 4 और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो K में 2, L में 8 और M में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाते हैं जो आपको तत्व दिए होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये चैप्टर 5 से है आपके। गोल्जी उपकरण के बारे में आपको कुछ लिखना है, टिप्पणी आप लिख सकते हैं, कुछ समथिंग जो भी आपको आता है इसके बारे में आप समझा सकते हैं। गोल्जी उपकरण क्या करता है, प्रबंधन का सारा प्रबंधन मैनेजमेंट का काम करता है। ओके, तो ये जो आपका गोल्जी उपकरण है ये एक कोशिका अंग है या कोशिका का अंग है, जो कि आपका साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव होता है उसमें क्या रहता है, वो एक तरीके से उपस्थित रहता है या उसमें तैरता रहता है उसके जेली लाइक जैसे स्ट्रक्चर में। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका कोशिका का, जिसे विद्युत विद्युत ग्रह, शक्ति ग्रह, बहुत सारे इसको नामों से जाना जाता है। तो ये ऊर्जा बनाने का काम करता है, और ऊर्जा किसके रूप में बनाता है एटीपी के रूप में। एटीपी आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ऐसे ही लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम का ये भी एक कोशिका अंग है, मतलब कोशिका का अंग है। तो जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, वो इसको हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पाचक रस होते हैं वो क्या करते हैं, जब ये इसमें से बाहर निकल जाते हैं तो ये अपनी कोशिका को क्या कर देता है, पचा जाता है। तो इसको आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली भी हम कहते हैं। ओके, तो ये लाइसोसोम के बारे में हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके लास्ट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं पहले, जिसमें आपको बताना है कोशिका विभाजन। ओके, तो कोशिका विभाजन देखिए, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन आपका कितने प्रकार का होता है, कोशिका विभाजन आपका मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जिसमें आपका एक तो समसूत्री विभाजन और एक है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या है, ये कोशिका के प्रकार हैं, और इनके आप नाम मैंने आपको बता ही दिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, जिसमें आपको बोल रहा है कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली क्यों कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ निश्चित चीजों को ही क्या करती है, अंदर बाहर जाने के लिए अलाउ करती है या परमिशन देती है, अनुमति देती है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहा जाता है। ये सारी चीजों को अलाउ नहीं करती है। तो जैसे गैसेज होती हैं और जो जल होता है, वाटर होता है, उसको क्या करती है, ये जो गैसें होती हैं वो तो आपका विसरण के द्वारा क्या हो जाती हैं, गति कर लेती हैं। ऐसे ही जो जल होता है वो आपका जो ऑस्मोसिस, ठीक है, परासरण के द्वारा क्या कर लेती है, वो जल जो होता है, वाटर होता है, वो गति कर लेता है। तो ये कुछ निश्चित चीजों को ही क्या करती है, अलाउ करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें और याद कीजिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड।